पिछले साल की मार्च अप्रैल मई की फीस बोल दो या 2020-21 की जो चल रही है, फिलहाल जो साल चल रहा है, वो तमाम फीस पेरेंट्स को देनी है। और पेरेंट्स को पूरा पुलिस स्टेशन इतना ज़्यादा बड़ा घनी पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, एक एक पुलिस ऑफिसर बहुत 2-2 या 3-3 लोगों का काम कर रहा है, बहुत स्ट्रेस्ड में है। फर्स्ट कीजिए जिस अंदाज से आज आप इंटरव्यू लेने आ गए और आप अगर आते हैं और मैं बहुत नशे में इन्वॉल्व हूँ, मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, अगर आप मुझे बोलते कि हसन भाई आप नशा छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं असलम शेख जज्बा न्यूज़ के साथ। जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में मौजूद है हसन मुल्लानी साहब, जो कि एक प्रोफेसर भी है और एक एडवोकेट भी है और बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी है। तो आइए उनसे एजुकेशन के ऊपर कुछ बातचीत करते हैं। हसन सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन को लेकर अब तक फ़ीस की बहुत सारी प्रॉब्लम पेरेंट्स को सामने आई है और लॉकडाउन से भी लोग गुजरे, तो क्या इस सिचुएशन में फ़ीस देना लाजमी है? सबसे पहले जज्बा न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जी। बदकिस्मती है कि हमें फ़ीस भरनी पड़ेगी। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा असलम भाई जी। उसके बाद मार्च अप्रैल और मई, ये 3 महीने जब स्कूल बंद थी, इसको लेकर, इसकी फ़ीस को लेकर काफ़ी सारी बातें और काफ़ी सारे मामला चले। 8 मई 2020 को हमारे स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर श्रीमती वर्षा गायकवाड़ ने एक जीआर निकाला, जिसमें ये कहा गया था कि ये मार्च अप्रैल मई की जो फ़ीस है इसको बाद में लिया जाए, इसको इंस्टॉलमेंट में या छोटे छोटे टुकड़ों में लिया जाए और आने वाले साल में कोई फ़ीस नहीं बढ़ाएगा। ये जीआर प्राइवेट स्कूलों को लेकर था। बहुत सारी बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट ने उस जीआर के को स्टे लगा दिया कि ये जीआर सही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो होती है वो माँ बाप के, पेरेंट्स के पैसे से चलती है और स्कूल का जो डिपार्टमेंट है, मतलब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, वो स्कूलों को परमिशन देता है, प्राइवेट स्कूलों को परमिशन देता है इसी बुनियाद पर कि गवर्नमेंट उनको 1 रुपया फ़ंड नहीं देगी। तो आप ये समझ लीजिए कि प्राइवेट स्कूलों को परमानेंटली अनएडेड बेसिस पर, मतलब बिना किसी फ़ंड के परमिशन दी जाती है कि वो चलाए, और वो जो पैसा होता है प्राइवेट स्कूलों का, वो अपने आप से ही फ़ीस के ज़रिए वो खुद जमा करते हैं और उस अंदाज से स्कूल चलाते हैं। तो कई सारे स्कूल के मालिकों ने कोर्ट में इसको चैलेंज किया, जिस पर स्टे लगा और अब तक की उस पर सुनवाई थोड़ी बहुत चल रही है। दूसरी तरफ हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बीजेपी की जो सरकार हमारे देश में है, उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा या दिलासा देने वाला निर्णय नहीं लिया स्कूल फ़ीस को लेकर। बाद में ऑन एंड ऑफ कई बार अलग अलग जगहों पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो गए या फिर कोई दूसरे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हो गए, इन लोगों ने फ़ीस को लेकर कई सारी बातें की, लेकिन सरकारी नोटिस जिसे कहते हैं, जो सरकारी फरमान या ऑर्डर कहते हैं, वैसा कुछ नहीं आया। तो अब पिछले साल की मार्च अप्रैल मई की फ़ीस बोल दो या 2020-21 की जो चल रही है, फिलहाल जो साल चल रहा है, वो तमाम फ़ीस पेरेंट्स को भरनी है और पेरेंट्स को स्कूल के हिसाब से भरनी है। स्कूल अगर सहूलत दे रहा है तो स्कूल की अच्छी बात, मैनेजमेंट अगर सहूलत दे रहा है तो उसका शुक्रिया, और अगर नहीं दे रहा है तो पूरी फ़ीस भरनी पड़ेगी। अभी पिछले हफ्ते, 1 हफ़्ता पहले बराबर, वर्षा गायकवाड़ जो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने एक एनजीओ के प्रोग्राम में कहा कि किसी भी स्कूल को ये हक नहीं है कि फ़ीस के वजह से बच्चे को एग्ज़ाम देने से मना करे। कोई स्कूल बच्चों को इम्तिहान या पेपर लिखने से मना नहीं कर सकती है, स्कूल को पेपर लेने होंगे। और इसी अंदाज से, इसी तरह से हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एक सुनवाई में यही कहा कि अगर स्कूल के माँ बाप से कोई कंप्लेंट आती है तो बॉम्बे हाईकोर्ट भी स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई ले सकता है। तो जज्बा न्यूज़ के माध्यम से मैं तमाम पेरेंट्स को, तमाम जनता और आवाम को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई स्कूल डराता है या धमकाता है और ये बोलता है कि हम आपके बच्चों को निकाल देंगे जी, या आपका बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं बैठ सकता, तो ये गलत है। रही बात रिज़ल्ट की, रही बात लीविंग सर्टिफिकेट की या ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स की, बोनाफाइड सर्टिफिकेट की, जो स्कूल का पूरा हक है, वो स्कूल पैसे मांग कर कि आप पैसा भरो हम रिज़ल्ट दे देंगे, आप पैसा भरो हम एलसी दे देंगे, आप स्कूल की फ़ीस भरो मुकम्मल हम आपको बोनाफाइड देंगे, ये स्कूल का हक भी
कोर्ट ने भी और गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से दोनों को बैलेंस रखा हुआ है। तो ये फ़िलहाल स्कूल और स्कूल की फ़ीस को लेकर फ़िलहाल ये बयान और ये सिचुएशन है। सर अभी जो लॉकडाउन लगाया गया है, काफ़ी जगहों पे लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, और आने वाले अभी जो साल में डोनेशन के नाम पे जो ले रहे हैं अभी लोग, तो ये कहाँ तक सही है? इस पे क्या रोशनी डालना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी नामवर स्कूलें होती है जिसमें माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को डालें। तो वो 20-21 का जो एकेडमिक ईयर है जो जून से शुरू होने वाला है, उसकी एडमिशन की प्रोसीजर शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे स्कूलों ने अपनी फ़ीस बढ़ाई भी है। अभी तक हाई कोर्ट में उसको लेकर चल रहा है मामला कि फ़ीस बढ़ा सकते हैं या नहीं, लेकिन अगर कोई मैनेजमेंट स्कूल फ़ीस बढ़ाता है तो ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। स्कूल, प्राइवेट स्कूल का पूरा हक है कि वो फ़ीस बढ़ा सकते हैं। फिर वही बात है कि बदकिस्मती से गवर्नमेंट के हाथ में, और कोर्ट ने भी कोई दिलासा देने वाला या इत्मीनान देने वाला तसल्ली बख्श जवाब या ऑर्डर नहीं निकाला है। तो ये स्कूल के हाथ में है। मुमरा में भी ऐसी कई सारी स्कूलें हैं, बड़ी बड़ी नामवर स्कूलें हैं जिन्होंने अपनी फ़ीस को बढ़ाया है, और कुछ स्कूलों ने अपनी फ़ीस को 50%, 60% कम भी किया है, और कुछ स्कूलों ने पेरेंट्स को सहूलत दी है, कुछ स्कूलों ने नहीं भी दी है। तो ऐसे हर स्कूल के मैनेजमेंट पर है। रही बात लॉकडाउन की, तो ठाणे महानगर पालिका ने पिछले हफ्ते कई सारे छोटे छोटे इलाकों में, ठीक है, छोटे छोटे इलाकों में जहाँ पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी बिल्डिंग या किसी कॉलोनी या किसी चौल या किसी एरिया में, तो वो उतना स्पेसिफिक एरिया ही है ना, जो छोटा सा हिस्सा है, उस पर लॉकडाउन के तमाम कानून और नियम लगाए हैं। कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर हम बोले माजीवाड़ा, मानपड़ा प्रभाग समिति में पूरा लॉकडाउन है, तो नहीं है। और अगर आपका सवाल रहे कि क्या लॉकडाउन लगेगा कौसा मुमरा में या महाराष्ट्र में, तो मैं जज्बा न्यूज़ के माध्यम से अभी बता दूं कि 99% चांस है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 100% जो पिछले साल एकदम सुनसान लॉकडाउन लगा हुआ था, वैसा लॉकडाउन नहीं लगेगा। बस आप तमाम इस न्यूज़ को देखने वाले लोगों से गुजारिश है, जज्बा न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग दुआ करें, ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह ताला से ये प्रार्थना करें, दुआ करें कि पेशेंट नहीं बढ़े। पेशेंट नहीं बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह लॉकडाउन नहीं लगेगा। जी, कि अभी नशे को लेकर काफ़ी मुमरा में यंगस्टर दिख रहे हैं, और आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी सर नशे करते हुए पाए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? इसका जवाब थोड़ा सा बड़ा होगा जी। नशे को लेकर सिर्फ मुमरा परेशान नहीं है या मुंबई परेशान नहीं है, पूरी दुनिया परेशान है। जो सबसे बेहतरीन और वेल सेटल्ड शहर हम जिसको कहते हैं लंदन, एक वक्त पर पूरी दुनिया पे हुकूमत करता था, नशा वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं। मुमरा में भी बहुत ज़्यादा नशा है। नशे पर हमने पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं। मुमरा वॉइस फाउंडेशन है, यस वी कैन है, जमात इस्लाम हिंद है, कई सारे लोग काम कर रहे हैं। उनका बहुत छोटा सा हिस्सा मैं भी रहा हूँ तमाम नशे के कामों को लेकर। तो मेरा जो राय के दाने बराबर का तजुर्बा है असलम भाई, वो ये बताता है कि नशे के पूरे ये सिंडिकेट में, ये पूरे मामले में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दो पहलू है। पहला पहलू है सप्लाई साइड का। जो सप्लाई होता है नशे का, जो व्यापार, नशे का जो प्रोडक्ट मिलता है, सबसे पहले अगर बात कर ले तो OTC, ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होते हैं, जो बटन बोलते हैं या फिर नशे की कोरेक्स बोलते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हो गई पहली वो, और दूसरी जो गांजा या चरस या हीरोइन की शक्ल में जो आता है शहरों में, ये दो तरह के ड्रग्स है जिसका सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई रोकने के लिए हमारे पास क्या है, तो गवर्नमेंट ने, हमारे कानून, हमारे दस्तूर ने पुलिस को बनाया है, पुलिस डिपार्टमेंट बना है जो सप्लाई साइड को रोक लगा सकता है, सप्लाई को कम कर सकता है। और मुमरा पुलिस स्टेशन इतना ज़्यादा बड़ा घनी पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, एक पुलिस ऑफिसर बहुत 2-2 या 3-3 लोगों का काम कर रहा है, बहुत स्ट्रेस्ड में है। तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से ठाणे पुलिस आयुक्तालय या महाराष्ट्र पुलिस और होम मिनिस्टर जो हमारे स्टेट के हैं, उन तक ये मैसेज देना चाहूँगा कि मुमरा में ड्रग्स से रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं, NDPS के FIR बहुत होते हैं। तो मुमरा पुलिस स्टेशन में अगर नारकोटिक सेल, एक डिपार्टमेंट अलग से बन जाए, जहाँ पर नशे का व्यापार ज़्यादा होता है, तो वहाँ अगर एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बन जाए, जिस तरह से गोपनीय विभाग है, जिस तरह से महिला तकरार विभाग है, जिस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उस तरह से एक सेपरेट डिपार्टमेंट, सेपरेट पुलिस इंस्पेक्टर 3 स्टार
पीआई रैंक का ऑफिसर अगर नारकोटिक्स के कामों को दे दे मुमरा पुलिस स्टेशन में, और एक अच्छी गाड़ी दे दे उनको, बहुत सारे हवलदार और बहुत सारे अलग अलग ऑफिसर्स दे दे, एक अच्छी सी टीम बन जाए मुमरा पुलिस स्टेशन के अंडर नारकोटिक्स और सिर्फ एनडीपीएस यानी ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सप्लाई को रोक सकते हैं। इस सिक्के का दूसरा पहलू है डिमांड, जिसमें बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। और बदकिस्मती है या बहुत बुरा लग रहा है बोलने के लिए, लेकिन अभी हमारे शहर की जो लड़कियां हैं, जो बेटी और बहनें हैं, उन्होंने भी नशा लेना शुरू कर दिया। काफ़ी सालों से ले रहे हैं, लेकिन अब इनकी तादाद बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं नशा करने की। तो जो डिमांड साइड पर काम करना है, डिमांड साइड पर सिर्फ और सिर्फ धरना देना या रैलियाँ निकालना या बैनरबाजी करने से डिमांड ख़त्म नहीं होगा। फ़र्ज़ कीजिए जिस अंदाज से आज आप इंटरव्यू लेने आ गए और आप अगर आते हैं और मैं बहुत नशे में इन्वॉल्व हूँ, मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, अगर आप मुझे बोलते कि हसन भाई आप नशा छोड़ दो, आप पढ़े लिखे हो, आप फला हो, तो अगर मैं बोलूँगा असलम भाई मैं नशा छोड़ने को तैयार हूँ, अब आप बोल देंगे मैंने आपको अवेयर कर दिया और आप चले गए, ऐसा नहीं होगा। नशा करना, डी एडिक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसका मुकम्मल इलाज करना पड़ेगा, इसको डी एडिक्ट करना पड़ेगा। और हमारे शहर में रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। रिहैबिलिटेशन सेंटर की मांग करनी होगी ठाणे मनपा से, महाराष्ट्र शासन से। जब तक वो रिहैबिलिटेशन नहीं बनता तब तक जितनी भी प्राइवेट और सरकारी रिहैबिलिटेशन हमारे ठाणा के आसपास है, बदलापुर के रेंज में है, वसई विरार के रेंज में है, मुंबई में है, 100 किलोमीटर के रेंज में जो प्राइवेट ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पर हमारे एनजीओ के लोग, हमारे मस्जिद मदरसे के इमाम और ट्रस्टी और जितने भी जमात और तंजीम के लोग हैं, हमारे जो मौलानाओं वाली जो टीम है, वो लोग जाकर एक अच्छा अग्रीमेंट या करार कर सकते हैं कि हम हमारे मुमरा के नशेड़ी बच्चों को आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर में लाएंगे, आप कम से कम दामों में इनको रिहैबिलिटेट करें। ये एक अच्छा इलाज है, एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा मुमरा शहर की एक अच्छी खासियत ये भी है कि मुमरा में जितने इंग्लिश दवाई वाले, मतलब एलोपैथी जितनी दवाइयाँ बिकती है, उतनी या उससे कम होम्योपैथी दवाइयाँ भी बिकती, जो सफ़ेद गोलियाँ आती है वो। आयुर्वेदिक की भी बहुत सारे मेडिकल्स और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेदिक दवा देते हैं। यूनानी जो होती, जड़ी बूटी जो दवाइयाँ होती है, वो भी अवेलेबल है। तो अगर इंग्लिश दवाई जिसे एलोपैथिक कहते हैं वो महंगी पड़ती है, तो हम आयुर्वेदिक के ज़रिए, होम्योपैथी के ज़रिए, यूनानी के ज़रिए, इनके ज़रिए भी हम इलाज करा सकते हैं। डॉक्टरों की एसोसिएशन है, कई सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, कई सारे एक्टिव एनजीओज़ है। मिलकर अगर एक 1500-2000 स्क्वायर फीट की जगह ले लें, जहाँ पर काउंसलिंग सेंटर या छोटी छोटी दवाइयाँ देना शुरू कर सकते हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, और अगर सब कुछ तरकीब बनी तो एलोपैथी, और इलाज बेसिक शुरू कर अगर अच्छे रिजल्ट आने लगे तो हम उनको डी एडिक्शन सेंटर में भेज सकते हैं, जमातों में, या फिर तमाम जो काफ़िले वगैरह जाते हैं वहाँ भेज सकते हैं बच्चों को। दीनी एतबार से रिलीजियसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक पूरा के पूरा सिस्टम बनाना होगा, एक बच्चों को नशे से निकाल कर डिमांड कम करने की। डिमांड ख़त्म हो जाएगी तो फिर सप्लाई कितनी भी आ जाए नहीं होगा। और सप्लाई कंट्रोल करने के लिए हमें नारकोटिक सेल, एक पीआई रैंक का ऑफिसर और उनके पीछे एक मुकम्मल काम करने वाले अवेयर लोग लगेंगे। ये पूरा प्रोसीजर है नशे को ख़त्म करने के लिए, नशे को जड़ से निकालने के लिए ऐसी कोशिश होनी चाहिए। महज मैं यहाँ बोल दूँ कि नशा करना छोड़ दो, तो ऐसा नहीं कि हज़ारों लाखों लोग नशा करना छोड़ देंगे। नशा बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मुमरा पूरा के पूरा मुमरा उसकी गिरफ्त में है। तो हम किसी दो या किसी 4-5 आदमी को नहीं बोल सकते कि ये आपकी वजह से हुआ है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हमारे शहर को, यहाँ शहर के बच्चों को साफ़ रखें, उनका इलाज कराएं और उन्हें नशे से दूर रखें। हम सबको मिलना होगा। ज़्यादा बोलने से बेहतर है कि काम करा जाए इस फील्ड में। अभी जो हाल ही में न्यूज़ चल रही है वसीम रिजवी के ऊपर से, और कुरान शरीफ को लेकर काफ़ी आयतों को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली, उन्होंने केस फाइल किया है, तो इस पर आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? गलत किया उसने, कोई दो राय नहीं है। उसने, वसीम रिजवी ने पूरे देश के मुसलमानों को या तो फिर पूरे दुनिया के मुसलमानों को नाराज़ किया है। कई सारे तंजीम, कई सारे ज़िम्मेदार लोग जो है उन्होंने उसको कौम से और इस्लाम से बेदखल कर दिया है। अब अगर उसने एक SLP पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए अब तक बहुत सारे अलग अलग लोग जा चुके हैं, अलग अलग तंजीमें जा चुकी है। बहुत सारे लोग कोशिशें कर रहे हैं कि उसे FIR वगैरह लॉन्च किया जाए अलग अलग जगहों पर। मुमरा में भी कई सारे लोग गए थे। तो अब जो लीगली उसने कुछ किया है तो लीगली उसके ख़िलाफ़ काम चल रहा है। बहुत से लोगों ने उसकी तस्वीरें रस्तों पर लगा दी और उस पर चलना शुरू कर दिया है। तो ये एहतजाज तो होगा ही। अगर आप किसी के धार्मिक किताब को लेकर कुछ गलत बात कहोगे तो ये रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होगा और ये बहुत गलत किया है उसने।
लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर वही कहना चाहूँगा कि जो हमारे जवान बच्चे हैं, इन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियाँ और बहुत गंदी गंदी चीज़ें उसके बारे में लिखी है। तो ऐसा ना करें, ठीक है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हदीस का मफ़हूम है कि शैतान को भी गाली मत दो। तो गाली ना दे, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम को ख़राब ना करे, उसके बारे में ज़्यादा बात ना करे। बेहतर है आपने आपका एहतजाज कर दिया, आपने लोकल पुलिस स्टेशन में, कलेक्टर में उसकी कानूनी कार्रवाई करने की बात कर दी। अगर किसी को करना है तो वो कोर्ट भी जा सकता है, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, जिस अंदाज से वो गया उस अंदाज से हम भी जा सकते हैं। और कोर्ट जाएंगे बहुत से लोग, कोर्ट जाकर उसके खिलाफ कड़क कार्रवाई करें। अगर पूरे इंडिया में 50 FIR हो गई उसके खिलाफ, अगर 50 जगहों पर केस दाखिल हो गए, तो इसका भारत दर्शन शुरू हो जाएगा ये वसीम रिजवी का। और जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ फिर बहुत भयंकर स्वागत होगा उसका, चप्पल और जूतों से ही। तो उसके ऊपर ज़्यादा FIR करे और उल्टी उल्टी बातें ना करे, उसके बारे में ना दे। ये सब चीज़ों को आप तर्क कर दे कि हम हमारे कैरेक्टर को नीचे नहीं लेकर आ सकते उस चीज़ों को लेकर। उसने गलत किया है, उसकी सज़ा मिलेगी, देश का कानून उसको सज़ा बिल्कुल देगा। मुझे हिंदुस्तान के दस्तूर पर, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान पर 100% भरोसा है कि वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई हमारे देश का संविधान ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से हसन सर ने हमें बताया काफ़ी चीज़ों को लेकर, नशे और लॉकडाउन और एजुकेशन को लेकर, और अभी जो हाल ही में केस चल रहा है वसीम रिजवी के, उनको भी लेकर काफ़ी सारी हमने बातचीत की है। ऐसी खबरें लेकर फिर हाजिर रहूँगा मैं, असलम शेख, जज्बा न्यूज़ के साथ। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.